हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जानेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर बात करेंगे। ठीक है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कितने टाइप्स का होता है उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। ठीक है, तो देखिए पहले इसे समझेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देखिए हम एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशंस का, जो कि कुछ इस प्रकार से है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। ठीक है, सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप उसके बाद सेकंड इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है किसका, इक्वेशंस का। और कैसी इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का। बिकॉज आप देख पा रहे हैं इन जो इक्वेशंस में जो वेरिएबल हैं आपके, वो हैं x y और z। और सभी इक्वेशंस में आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है, जो उनके एक्सपोनेंट हैं, वो 1 है। तो कहने का मतलब जो ये इक्वेशंस आपने तीनों इक्वेशंस ली हैं, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है आपका लीनियर इक्वेशंस का। अब इस सिस्टम को आप मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं ये देख लीजिए। तो इस सिस्टम को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम of linear equations is। तो देखिए मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेंगे हम यहाँ पर, उसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफिशिएंट लिखेंगे किसके, वेरिएबल्स के। तो देखिए यहाँ पर आप जो x है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 1, सेकंड में 2 और थर्ड में 3। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को इस मैट्रिक्स फॉर्म में जब लेंगे हम, तो ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट कितने हैं फर्स्ट इक्वेशन में, a1 b1 c1। ये वेरिएबल्स जो हैं x y z, उनके कोफिशिएंट हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट रो में। इसी तरह से सेकंड रो में, सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है a2 b2 c2। इसी तरह से थर्ड रो में, थर्ड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो लिख सकते हैं a3 b3 c3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स हम यहाँ पर लेंगे जो वेरिएबल मैट्रिक्स होगी हमारी, इसमें हम वेरिएबल्स ले लेंगे। तो वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, x y और z हैं। तो x y z को हम इस मैट्रिक्स में ले लेंगे, x y z, ये वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इक्वल टू का साइन लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम कांस्टेंट ले लेंगे, ये d1 d2 d3, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी हमारी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम d1 d2 d3। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट मिलेगा आपको, जब इस रो की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये कुछ ऐसे मिलेगा आपको,
a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा इस मैट्रिक्स का आपको। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट मिलेगा वो ये मिलेगा। ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा आपका, जब इस रो की आप सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z। और फिर जब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको a3x प्लस b3y प्लस c3z। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या मैट्रिक्स है आपका d1 d2 d3। तो अगर आप इन दो मैट्रिक्स को दो इक्वल मैट्रिक्स हैं ये, इन्हें कंपेयर करते हैं तो देखिए करोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब इक्वल करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर जो करोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब आप इक्वल करेंगे तो ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इक्वेशंस आपको गिवन थी वो इक्वेशंस मिल जाएगी। तो कहने का मतलब इन इक्वेशंस को आप इस सिस्टम में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये 3 इक्वेशंस हैं तो ये सिस्टम बन जाएगा। अगर 4 इक्वेशंस होती तो इसी के इसमें एक यहाँ पर एक रो और ऐड हो जाती। ठीक है, तो उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब ये जो मैट्रिक्स है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं ए। जो वेरिएबल मैट्रिक्स है इसे बोल सकते हैं हम कैपिटल एक्स, और जो एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसे बोल सकते हैं कैपिटल बी। तो इस तरह से हमारे पास एक सिस्टम बन जाता है ए एक्स इक्वल टू बी, जो कि क्या है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें ए क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या है आपका कैपिटल एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आपने समझा कि लीनियर इक्वेशंस को आप किसी मैट्रिक्स सिस्टम में किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ए एक्स इक्वल टू बी को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है आपको अभी हमने बताया, ए एक्स इक्वल टू बी जो होता है ये होता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ये कितने टाइप का होता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसके टाइप्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट पहला जो टाइप है इसका वो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर, एक सेकेंड, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और दूसरा होता है आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, तो अगर ये जो सिस्टम है आपका ए एक्स इक्वल टू बी, इसमें ये जो मैट्रिक्स है आपका बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है
तो ये जो सिस्टम है ये बन जाता है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और ये जो V है, अगर ये जो B है, ये यहाँ पर जो B मैट्रिक्स है इसमें होमोजीनियस में, ये B मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? इज नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जिसकी सभी एंट्रीज जीरो हो। तो अगर B की वैल्यू जो है वो नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है, तो जो सिस्टम बनेगा आपका, वो सिस्टम बनेगा AX इक्वल टू 0। और नॉन होमोजीनियस में क्या होगा कि ये जो B होगा यहाँ पर, B इज नॉट अ नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो B की वैल्यू यहाँ पर नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब B में कुछ एंट्रीज जीरो हो सकती हैं, लेकिन सभी एंट्रीज जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो AX इक्वल टू B रहेगा, ये हो जाएगा आपका सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा और ये होमोजीनियस सिस्टम होगा। या सिंपल अगर आप बात करें आप, तो जो हमने सिस्टम आपको समझाया था उसमें ये A1X प्लस, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, जो सिस्टम हमने लिया था वो ये लिया था A1X प्लस B1 बाई प्लस C1Z इक्वल टू D1, फर्स्ट इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन ये थी आपकी, और थर्ड इक्वेशन थी आपकी A3X प्लस B3 बाई प्लस C3Z इक्वल टू D2। तो देखिए ये जो D1, D2, D3 यहाँ पर ये क्या थे? ये एलिमेंट्स थे किसके? B मैट्रिक्स के। तो अगर D1, D2, D3 जीरो हो जाते हैं ये, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तभी तो B नल मैट्रिक्स होगा। तो कहने का मतलब अगर सिस्टम कुछ इस टाइप से है, जिसकी फर्स्ट इक्वेशन है A1X प्लस B1 बाई प्लस C1Z इक्वल टू 0, और सेकंड है A2X प्लस B2 बाई प्लस C2Z इक्वल टू 0, थर्ड है A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इक्वल टू 0। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा आपका, वो होगा आपका होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो B में एंट्रीज होंगी, जो B मैट्रिक्स होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब जीरो होंगे। तो ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि अगर इस टाइप का सिस्टम आपको दिया जाता है तो उस सिस्टम को हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को हम डिस्कस करेंगे अब कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और ये कौन सा सिस्टम होता है? AX इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होता है आपका सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इस सिस्टम को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं? तो देखिए सॉल्यूशन का मीनिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि जो सिस्टम में वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, और जो उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होती है वही उस सिस्टम का सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। अब जो
होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का जो हमारा सिस्टम है ये हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, क्योंकि एवरी केस में ये मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता है। तो एक बात तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि द सिस्टम ऑफ homogeneous linear equations is consistent। कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन ना कर पाए आप किसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा सिस्टम होता है, एक कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम में को सोल्व हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस सिस्टम के जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो नल सॉल्यूशन होता है और एक होता है आपका एक तो आप इसमें बोलेंगे कि नल सॉल्यूशन या ट्राइबल सॉल्यूशन बोल देते हैं आप उसमें, ठीक है। और एक होता है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखिए दोनों सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर कोई सिस्टम है आपका तो उसे इस फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू 0 की फॉर्म में। फिर आपको फाइंड करना होगा मैट्रिक्स ए की रैंक को, ठीक है। तो फाइंड करेंगे आप किसकी, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। और मैट्रिक्स ए मीन्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक को फाइंड करेंगे। और अगर उसकी रैंक आप फाइंड कर लेते हैं और उसकी रैंक जो है वो किसके इक्वल आती है, नंबर ऑफ अननोन्स के, ठीक है। तो देखिए इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स और इसे आप बोल सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। देन द सिस्टम हैज ओनली द ट्राइबल सॉल्यूशन, ठीक है। ट्राइबल सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप इसे, या फिर नल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या इसका एक और नेम होता है, इसे बोल सकते हैं आप जीरो सॉल्यूशन। अब बात को समझ लेते हैं। देखिए इस सिस्टम को आप सोल्व करना चाह रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल्स हैं इसमें जो अननोन हैं, जो एक्स मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं उनकी वैल्यूज आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है इसकी रैंक फाइंड कर लेंगे। अब इस मैट्रिक्स ए की जो रैंक है सपोज वो किसके इक्वल आ जाती है, नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स के। सपोज इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो अगर मैट्रिक्स की रैंक 3 आई तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है। तो अगर ऐसा होता है तो इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्राइबल सॉल्यूशन होता है, या फिर जीरो सॉल्यूशन होता है, या फिर नल सॉल्यूशन होता है। अब समझना है ट्राइबल सॉल्यूशन या नल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसे कि सपोज इस सिस्टम में एक्स वाई जेड जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें 3 वेरिएबल इन्वॉल्व थे, ये एक्स वाई जेड ये अननोन्स थे जिसे हमने एक्स मैट्रिक्स में लिया था, ठीक है। तो अगर रैंक जो मिलती है मैट्रिक्स की वो किसके इक्वल मिलती है, नंबर ऑफ अननोन्स के, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल मिल जाती है। तो उस केस में सिस्टम का सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन का मतलब जो इसमें वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, उन सभी की वैल्यू 0 होगी। एक्स भी 0, वाई भी 0, जेड भी 0, मतलब सिस्टम में जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी की वैल्यूज कितनी मिली आपको, 0। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है उसे बोलते हैं आप नल सॉल्यूशन या ट्राइबल सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है
ये सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको, जब इस मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसका एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। अब इसके सेकंड टाइप के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं सेकंड टाइप के। तो अगर आपने मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड की, ठीक है, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन नंबर ऑफ unknowns or variables, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड किया। अब वो जो रैंक है आपकी मैट्रिक्स ए की, वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस देन आती है। मान लो आपकी जो इक्वेशंस है उनमें 3 वेरिएबल्स है और रैंक 2 आ जाती है, तो इस ये कैसा केस हो जाएगा कि रैंक जो है मैट्रिक्स की नंबर ऑफ वेरिएबल्स से लेस हो गई। ठीक है, तो इस केस में जो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे सिस्टम के। मतलब सिस्टम के फिर एक सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और वो कैसे सॉल्यूशंस होंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस होंगे। मतलब उसमें सभी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है वो जीरो नहीं होगी, किसी एक वेरिएबल की हो सकती है या 2 वेरिएबल्स की हो सकती है, लेकिन जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन सभी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, इस केस में आप लिख सकते हैं देन the system has infinite number of non-trivial या non-zero solutions। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को समझा। ठीक है, फिर उसके टाइप्स, दोनों टाइप्स को डिस्कस किया कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया। ठीक है, और आपने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको पता चला कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस जो होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है, यानी उसका सॉल्यूशन आपको एवरी कंडीशन में मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर कुछ जानकारी जो आपको मिली। ठीक है, इसमें आपको सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का सोल्व करने का कंसेप्ट भी आपको मिला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे। ठीक है।